Hi, everybody. You have no idea what you are capable of until you try. Today is 27th of December 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics in next about 40-45 minutes. Patience. Patience is power. Patience is not an absence of action, rather, it is timing. It waits on the right time to act for the right principles and in the right way. Study full throttle. दिस इज प्रीलिम्स 2023 कोर्स। आज हमारा इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी 80 आउट ऑफ 80 सारे चैप्टर्स ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए। अब ये कोर कंप्लीट होगा। जो सेकंड राउंड ऑफ पॉलिटी होगा वो होगा फरवरी मार्च में। मीनवाइल जो इंडियन मूवमेंट है ये स्पेक्ट्रम बुक भी हम रिज्यूम करेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट। एंड अब हम क्लास टाइमिंग भी गिव मी सम टाइम एक मॉर्निंग स्लॉट भी स्टार्ट करने वाले, मॉर्निंग स्लॉट लाइव क्लासेस का। ओके, सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स फॉर अ नॉमिनल फी ऑफ ₹1111। इस कोर्स में ये पूरा प्रिलिमिनरी का सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे हैं। सिमिलरली 1 जनवरी से ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाला है। सो 1 जनवरी से ज्योग्राफी का बेसिक्स एंड एडवांस्ड सारी चीजें करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी। टेलीग्राम क्विज, ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। एवरीडे बेसिस में 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप वहां पर सॉल्व करो। अभी प्रिलिमिनरी का नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद तब तक हमारा कोर सब्जेक्ट्स भी कवर हो जाएंगे। Then we will switch to this test series, quiz and so many other important initiatives. Okay, ये सारी चीजें हम MCQ प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे। पेशेंस पेशेंस, पहले आप ये कोर सब्जेक्ट्स को पहले अच्छे से कंप्लीट करिए। सिमिलरली दिस इज वोकैबुलरी। एनवॉय, एनवॉय का मतलब होता है दूत, अ मैसेंजर और रिप्रेजेंटेटिव स्पेशली ऑन अ डिप्लोमेटिक मिशन। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब अभूतपूर्व है, नेवर डन और नोन बिफोर। एम्बिट का मतलब है सीमा, द स्कोप, एक्सटेंट और बाउंड्स ऑफ समथिंग। अलूफ, अलूफ मतलब अलग, नॉट फ्रेंडली और फोर्थ कमिंग, कूल है, थोड़ा डिटैच्ड है। डेफरल मतलब होता है डिफर कर गया है, स्थगन हो गया है, पोस्टपोनमेंट हो गया है। सो आज के वोकैब वर्ड्स हैं डिफरल, aloof, ambit, unprecedented, and envoy. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये quiz 217 है। Who was the viceroy at the time of Quit India movement? The answer is Lord Linlithgow. ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हुई थी 1813 में। 1813 चाइना और चाय के अलावा ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की खत्म हो गई थी। महलवारी सेटलमेंट को डिवाइस किया था हॉल्ट मैकेंजी ने। अप्रैल 1853 में फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन हुआ था। वुड्स डिस्पैच वाज अबाउट एजुकेशन। आज के सवाल हैं, हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ पंजाब केसरी? In which movement did Mahatma Gandhi ji makes the first use of hunger strike as a weapon? Hunger strike. First satyagraha of Gandhi ji for the cause of indigo farmer against Teen Kathia system was observed at where? Which place? In which movement? Which paper was published by Gandhi ji during his stay in South Africa? इस पेपर का नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी जी वॉज कॉल्ड एज महात्मा। किनके द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी? सो ये 5 सवाल है आज के लिए। सिमिलरली सी सेट है, बड़े आसान से सवाल है, डेली बेसिस पे सॉल्व देम। फॉर एग्जांपल बताइए, जब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? डिवाइडेड बाय 1261 अगर होगा तो आंसर। सिमिलरली यहाँ पर आपको एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ है और आपको बताना है करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो क्या है। नाउ दिस इज आंसर राइटिंग 27th ऑफ दिसंबर का। प्रिपेयर अ नोट ऑन द कोविड-19 पैंडेमिक। देखिए तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। 2020 के स्टार्टिंग में कोविड-19 पैंडेमिक आया था, 2020, 21 एंड देन 22। सो लेट अस समराइज ऑल दीज 3 years कि व्हाट इज कोविड-19 पैंडेमिक, इससे रिलेटेड क्या चैलेंजेस आए, इसके वेरियस पहलू क्या है, इससे रिलेटेड हमारी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज या फिर वैक्सीनेशन, इन सारी चीज़ों को जो भी एस्पेक्ट्स हैं कोविड-19 के, इसको अच्छे से आप एक कंसोलिडेट कर लो। एक शॉर्ट नोट बनाइए कोविड-19 पैंडेमिक, बिकॉज चाइना में केसेस फिर राइज हो रहे हैं। वी होप फॉर द बेस्ट बट वी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सो कोविड-19 पैंडेमिक पे एक शॉर्ट नोट तैयार करिए।
सिमिलरली प्रिपेयर अ नोट ऑन द नेशनल एंड स्टेट लेवल पार्टीज। इनकी क्राइटेरिया क्या होता है? जैसे हाल ही में अभी एक नई नेशनल पार्टी बनी है, तो व्हाट आर द क्राइटेरिया, कितने प्रतिशत वोट होना चाहिए, कितनी नंबर ऑफ सीट्स होना चाहिए, नेशनल और स्टेट लेवल पार्टीज का एक शॉर्ट नोट तैयार करिए। सो ये दो सवाल है आज के लिए। अब हम आते हैं दिस इज कल्चर, दिस इज सोशल मीडिया अपडेट। तो हिमरू, आज हम जानते हैं हिमरू शॉल के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, हिमरू शॉल। तो हिमरू शॉल सिल्क एंड कॉटन फैब्रिक की होती है। हिमरू औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसमें फ्लोरल, एनिमल, फ्रूट के प्रिंट्स ये बहुत डिस्टिंक्टिव होती है। सो ये ऐसी दिखती है। दिस इज हिमरू शॉल, हिमरू शॉल। तो सिल्क एंड कॉटन का होता है, लोकली औरंगाबाद में होती है। इसमें सिग्नेचर फ्लोरल मोटिव होता है डार्क बैकग्राउंड पे, गोल्ड सिल्वर के थ्रेड्स होते हैं और बहुत एक्सक्यूजिट इसका लुक होता है। बायोडिग्रेडेबल यूटेंसिल्स हमें यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ लाइक प्लास्टिक के जो बाउल्स होते हैं या फिर कप्स होते हैं, उनके बजाय क्यों ना हम सच टाइप ऑफ बायोडिग्रेडेबल लीफ से बने हुए या मड पॉट से बने हुए इनको हम यूज करें, क्ले पॉट से बायोडिग्रेडेबल यूटेंसिल्स। सिमिलरली ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, दिस इज डीप सी डाइव, इंडिया का डीप सी डाइव। इसमें क्या होगा कि जैसे आज की डेट में अगर हम देखें तो लैंड जो है, जमीन जो है, ये हमने ऑलमोस्ट एक्सप्लोर कर लिया है। अब ऐसा कोई जमीन का टुकड़ा अर्थ पे बचा नहीं है जिसको हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। ऑलमोस्ट ऑल द जो लैंड सरफेस है वो एक्सप्लोर्ड है। बचा है ओशन। ओशन अभी भी अननोन है, वी डोंट नो कि ओशन की डेप्थ में क्या है, क्या सीक्रेट्स हैं, तो वी डोंट नो। सो दिस इज सी डाइव। सिमिलरली थर्ड पार्ट है स्पेस, तो लैंड, ओशन और स्पेस। तो इंडिया का पहला मैन्ड ओशन मिशन है, 3 पर्सनल होंगे, ह्यूमन बींग्स जाएंगे 6000 मीटर डेप्थ पे और डीप सी रिसोर्सेज, बिकॉज यहाँ पे जैसे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स होते हैं। व्हाट इज पॉलीमेटालिक नोड्यूल? आंसर मत्स्य 6000 समुद्रयान है ये, समुद्रयान। तो जैसे गगनयान है, जैसे मंगलयान है, वैसे ही ये समुद्रयान है, समुद्रयान। तो ये पहला मैन्ड ओशन मिशन है और इसमें ऐसे इंडियन पर्सनल यहाँ पर जाएंगे। आप हैं बीना दास, अमृत महोत्सव है। रिमेंबरिंग द फ्रीडम फाइटर, रिमेंबरिंग द फ्रीडम फाइटर ऑन हर डेथ एनिवर्सरी, शी प्लेड अ लीडिंग रोल इन बंगाल ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और यहाँ पर कैलकाटा यूनिवर्सिटी में आपका कॉन्वोकेशन हॉल भी है। तो दिस इज बीना दास। आपको पता है महात्मा गांधी जी पहले इंडियन थे टू बी डिपिक्टेड ऑन इंडियन पोस्टेज स्टैम्प इशूड ऑन 15th of August 1948। तो गांधी जी के नाम पर ये पहला पोस्टेज स्टैम्प बना था। ये जो पोस्टेज स्टैम्प होते हैं, पोस्टल स्टैम्प होते हैं, इसके कलेक्शन की हॉबी को हम क्या बोलते हैं? इज देयर अ पर्टिकुलर वर्ड? कैन यू टेल दैट वर्ड? ये कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स का। सो ये हो गया सोशल मीडिया अपडेट। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। जो फ्रंट पेज है द हिंदू दिल्ली एडिशन, प्राइम मिनिस्टर साहब और यूक्रेन के प्रेसिडेंट मिस्टर जेलेंस्की से अभी टॉक हुआ फोन पे। डिजिटल अटेंडेंस जरूरी है एमजी नरेगा के लिए। कोविड-19 का सर्ज है, मिस्टर शी चाइनीज प्रेसिडेंट सीक्स मोर स्टेप्स। और यहाँ आज हम कॉन्सेप्ट समझेंगे डिसमिस्ड रिव्यू, जैसे रिव्यू प्ली क्या होता है, क्यूरेटिव प्ली क्या होता है, स्पेशल लीव पिटीशन क्या होता है, ये आगे देखेंगे हम। देन दिस इज टेस्ट मैच। फर्स्ट जो न्यूज है वो है कॉन्कॉक्टेड हिस्ट्री लेड टू अ सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी। हिस्ट्री क्या होता है, इतिहास क्या होता है? हम इतिहास में जा तो सकते नहीं है, टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है आज की डेट में, बट द पॉइंट इज उस इतिहास में जो इवेंट्स हुए होंगे उसके कुछ एविडेंसेस होंगे, उसकी कोई बुक्स हो सकती है, कोई उससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। उन सबको देखकर हम उस इतिहास की चीजों को डेसिफर करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के दैट इज वाई बहुत सारे वर्जन्स हो सकते हैं। जैसे रिमेंबर हमने जो दिस प्रीलिम्स कोर्स में हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री के बहुत सारे टाइप्स हैं। कॉलोनियल अप्रोच है, नेशनलिस्ट अप्रोच है, मार्क्सिस्ट है, सबल्टर्न है, कम्युनलिस्ट है, कैम्ब्रिज है, लिबरल, न्यू लिबरल है और फेमिनिस्ट भी हो सकती है, हिस्टोरियोग्राफी। तो सिमिलरली हमारी जो इतिहास की चीजें होती है अक्सर उसमें हम देखते हैं कि जैसे हिस्ट्री तो विनर लिखता है, हिस्ट्री विनर लिखता है, तो जो हारा है उसको अपना व्यू पॉइंट बताने का कभी टाइम ही नहीं मिला वॉर्स में, बैटल्स में। तो हिस्ट्री हमेशा थोड़ा बायस्ड होगी विनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड,
सेकंड ये होता है कि अक्सर हमारी हिस्ट्री में जो बातें होती है वो कॉलोनियल माइंडसेट ज़्यादा होता है। जैसे वर्ल्ड में यूरोपियन ने डोमिनेंस किया काफ़ी टाइम तक, क्रोनोलॉजी उन्होंने फॉलो किया, तो वो जो हिस्ट्री बताते हैं वो उनके कॉन्टेक्स्ट में होती है, उनके कॉन्टेक्स्ट में। और इंडियंस को एट टाइम्स गलत भी हिस्ट्री बताई गई है। सो द पॉइंट इज, इससे क्या होता है, अगर हिस्ट्री डिस्टॉर्टेड होती है तो एक सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी आ जाता है, इंफीरियोरिटी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर हम देखें, वी इंडियंस हमारा एक बहुत रिच लेगेसी है, एक बहुत रिच लेगेसी है सिंस द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। प्लस हमारा एक बहुत रिच हेरिटेज भी रहा है, कल्चर वाइज, ट्रेड वाइज, इकोनॉमिक वाइज हम बहुत प्रॉस्परस कंट्री रहे हैं। आप देखो इंडिया की हिस्ट्री में हमारे यहाँ हमेशा अटैक्स हुए हैं। इंडिया हमेशा से एक बहुत वेल्दी एंड प्रॉस्परस नेशन रहा है। तो द पॉइंट इज, सच टाइप ऑफ जो हाइलाइट्स हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रहे हैं हमारे हिस्ट्री के, वो भी जो जनरेशन है उसको बताने की जरूरत है, स्पेशली नेक्स्ट जनरेशन। सी, फुल कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, सेल्फ रेस्पेक्ट रखना है। वी आर एन एंशियंट सिविलाइजेशन। तो जो डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है उसको करेक्ट करने की जरूरत है। अभी आजादी का अमृत काल भी है। आजादी का अमृत काल है मतलब 75 से 100 साल के जो बीच के 25 साल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सेलिब्रेशन था वीर बाल दिवस का, और यहाँ पर मार्टरडम है सन्स ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह जी। सो अगेन दिस इज इंडियन हिस्ट्री, हमें हमारी हिस्ट्री पता होना चाहिए। तो ये वीर बाल दिवस अभी सेलिब्रेट हुआ। अब सी, any country with such a glorious history must be full of self confidence and self respect. However, concocted narratives are taught to infuse inferiority. हमेशा कमतर करके बताया गया कि इंडियंस ऐसे हैं, दिस एंड दैट। हमें खुद ही हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ गया उस कारण से। सो द पॉइंट इज, हमें हमारी गलतियां, कमियां पता होना चाहिए, बट वो हमारे कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए, और ये नहीं आना चाहिए हमारे में। There is a need to get free from the narrow interpretation of the past to move forward. When the core values of a nation go through a transformation, the future of the nation changes with time. The values of a nation can be preserved only when the present generation have clarity about the history of land. So that is why history of land हमें पता होना चाहिए। द यूथ ऑलवेज सीक अ रोल मॉडल। अक्सर हम बोलते हैं ना, आपका रोल मॉडल कौन है, बिकॉज वो आपकी चॉइसेस, आपके डिसीजन मेकिंग को बहुत इंपैक्ट करेगा। सो ऑलवेज बी वेरी केयरफुल जब आप चूज कर रहे हो अपने रोल मॉडल को। दैट इज द रीजन वी बिलीव इन द आइडियल्स ऑफ, से यहाँ पे बताया है, लॉर्ड राम, इंस्पिरेशन फ्रॉम गौतम बुद्धा, लॉर्ड महावीर, ये सब इंडियन सॉइल में यहाँ पर इनका इनका कंट्रीब्यूशन है। एंड अटेम्प्ट करें थ्रू द सेइंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी की, जो उन्होंने वैल्यू सिस्टम बताया, जो टीचिंग्स है गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स है, द वे महाराणा प्रताप एंड छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने जिस तरीके से जिन वैल्यू सिस्टम पे रूल किया और जिनको आगे बढ़ाया। द होल पॉइंट इज कि आपको अपना कल्चर पता होना चाहिए। आपका कल्चर जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री हमें पता होना चाहिए, बिकॉज इंडियन हिस्ट्री इज वेरी रिच। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सो दिस इज सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सो कॉन्कॉक्टेड हिस्ट्री जो है वो हमें पता होनी चाहिए। देन दिस इज, जो हिस्ट्री है हमें पता होना चाहिए, हमें उसके वर्जन्स जानकारी होनी चाहिए। क्रिएट इन इंडिया सेज टास्क फोर्स ऑन गेमिंग, एनिमेशन एंड वीएफएक्स। अब ये इसका फ्यूचर बहुत है, एनिमेशन एंड दिस वीएफएक्स का, और स्पेशली 5G आ रहा है, डिजिटल प्रेजेंस एटसेट्रा। दिस इज लाइक रियली गुड। और अक्सर आप मूवीज वगैरह देखते हो, जैसे अभी एवेटार आया था, इसके एनिमेशंस और वीएफएक्स वगैरह देखो, दिस इज मिलियन डॉलर बिजनेस, मिलियन डॉलर इंडस्ट्री। तो क्यों ना हम इन सबको क्रिएट इन इंडिया करें। देखो, AVGC वर्ड याद रखना है, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। कॉमिक्स का भी बहुत बड़ा बिजनेस है। तो द पॉइंट इज, इसमें हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाएं, को प्रोडक्शन ट्रीटीज लें, इनोवेशन लें, नेशनल रीजनल सेंटर्स होने चाहिए स्किल डेवलपमेंट के, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज हो यहाँ पे, स्कूल लेवल से ही हम इस पूरे एक इकोसिस्टम को बनाएं। AVGC एक्सटेंडेड रियलिटी मिशन है, इसका भी एक अच्छा खासा बजट आउटले होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटले? अक्सर हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, तो बजट आउटले का मतलब क्या होता है, टेल। सो द पॉइंट इज, इनमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे प्रोमिनेंट फेसेस है। सिमिलरली करिकुलम में जैसे NCERT है, ये भी ऐसी बुक्स बनाए, स्टूडेंट्स को सिखाए, दिस AVGC एटसेट्रा, गुड फ्यूचर। दिस इज एनिमेशन एंड VFX।
सेंटर टू होल्ड मॉक ड्रिल्स ऑन कोविड-19। तो कोविड-19 पे अभी मॉक ड्रिल्स है दिस कोविड-19 बिकॉज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। देन स्नो लैंड है, ये डीप फ्रीज है एमरेस्ट न्यूयॉर्क में। यहाँ पे एक बॉम्ब साइक्लोन आया है और यहाँ बहुत ज़्यादा दिस कोल्ड स्नो ड्रिफ्ट एंड काफ़ी लाइफ लॉस भी हुआ है। देन यूपी मीनू फूड स्ट्रीट सर्विंग पैन इंडिया फेयर। इंडिया का क्यूजीन भी बहुत अच्छा है। A cold tightens grip, people at night shelters से basic facilities missing। तो सी नाइट शेल्टर अक्सर हम देखते हैं ना, रैन बसेरा, अलाव जलाते हैं, कंबल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बेसिक फैसिलिटीज होना चाहिए बिकॉज ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। देन हॉलीडे रश, हॉलीडे का टाइम है, एंजॉय हॉलीडेज। अलीपुर जू है ये, पास्ट फ्यू डेज में यहाँ पे इतने सारे यहाँ पे अभी फुटफॉल हुआ है, क्राउड आया है, वेरी गुड। अक्सर हम हॉलीडे और ऐसे अगर हम स्पॉट्स में जाते हैं, जैसे यहाँ पे जू में गए, हमें ना जो एनिमल्स हैं उनके साथ भी बी काइंड, उनके साथ भी एक फेयर ट्रीटमेंट करना चाहिए। अक्सर यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं वो थोड़ा टॉर्चर करने लग जाते हैं एनिमल्स को, ऐसा नहीं करना चाहिए। बी रेस्पेक्टफुल, हॉलीडे रश और केयरफुल भी रहना चाहिए। बच्चे वगैरह यहाँ आ रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल, एज अ पेरेंट आपको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। Then this is next page. This is not an illusion. Now see, this is Vahataj, beautiful despite the fog and cold weather. टूरिस्ट यहाँ पर भी आ रहे हैं, ताजमहल। तो दिस इज रियली गुड। टूरिज्म को हमें प्रमोट करना है। टूरिज्म सेक्टर जितना ज्यादा बूम करेगा उतना ही वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो एवरीबडी, ये जो टूरिज्म है, जैसे हम देखो अपना देश बोलते हैं, अलग अलग इनक्रेडिबल इंडिया चल रहा है। लर्न अबाउट अवर कंट्री इज सो ब्यूटीफुल। इफ यू गेट टाइम टू विजिट ऑल दीज प्लेसेस एज वेल, यहाँ से इधर की इकोनॉमी को काफी हेल्प मिलता है। अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो वो वहाँ की जीडीपी इकोनॉमी में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो विदेश ही नहीं, इंडिया में भी बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, डू विजिट। देन दिस इज वाटर लेवल, मुल्ला पेरियार डैम का 141 फीट हो गया है। देन यहाँ पर है स्कीम प्रसाद। अब ये प्रसाद क्या है? प्रसाद एक स्कीम है जिसमें पिलग्रिमेज, मतलब पिलग्रिमेज जो साइट्स हैं, रिलीजियस साइट्स हैं, पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो जो पिलग्रिम साइट्स हैं, जो हमारी हेरिटेज है, उनको रेजुविनेट कर रहे हैं, उनको वापस हम मॉडर्न कर रहे हैं, फैसिलिटीज डाल रहे हैं। दिस इज प्रसाद। तो द्रौपदी मुर्मू मैम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रसाद प्रोजेक्ट टूरिज्म अभी किया श्री सैलम आंध्र प्रदेश में। श्री सैलम आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ भी ये स्टार्ट हुआ और यहाँ पर काफी सारे वर्क हो रहा है। एक पिलग्रिम कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एमिनिटीज सेंटर बन रहा है, देन इल्यूमिनेशन रहेगा, एस्थेटिक्स बेटर कर रहे हैं। कृष्णा वेनी रोड है यहाँ पे, बस स्टॉप, लाइट शो होगा, देन पार्किंग एरियाज, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, सोवेनियर, फूड कोर्ट, एटीएम, बैंकिंग, ये सारी चीजें। बिकॉज टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो दे शुड हैव अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस। जब भी टूरिस्ट आपके यहाँ आते हैं तो इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि उनका ये पूरा जो टूरिज्म का जो पूरा उनका स्टे है, जो विजिट है, ये काफी प्लीजेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, नाइटमेयर नहीं होना चाहिए। सो दैट इज वाई दिस इज प्रसाद। अब यहाँ पे इंटरैक्टिव सेशन भी हुआ, ट्राइबल वुमेन एंड लर्न अबाउट देयर इश्यूज एज वेल। तो सपोज अगर आप ऐसे जा रहे हो इन एरियाज में, तो यहाँ किस इकोनॉमी को फायदा होगा? दिस ट्राइबल इकोनॉमी को फायदा होगा। तो दिस इज गुड। देन आईआईटी गांधीनगर, ग्राफिटी और म्यूरल में क्या डिफरेंस होता है? कैन यू टेल? ग्राफिटी और म्यूरल में। देन एडिटोरियल में फर्स्ट एडिटोरियल है, दिस इज अबाउट पावर रोलर कोस्टर। बहुत डिफिकल्टी है अभी नेपाल में, पॉलिटिकल रीजिंग हो रहा है। लेट अस वेट, अभी इस पे बॉल बाय बॉल कमेंट्री हम नहीं करेंगे। लेट अस वेट कि हमारा ईएएम क्या बोलता है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। फॉर अ स्पॉट इन द फाइनल वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाला है टेस्ट का। लेट अस सी, दिस इज क्रिकेट। देन अ डिसमिस्ड रिव्यू पिटिशन एंड एग्रेजियस एरर। यहाँ जो बात है पॉलिटी, अगर हम देखें तो हमें समझना चाहिए, ये 3 वर्ड है, रिव्यू पिटिशन, क्यूरेटिव पिटिशन, स्पेशल लीव पिटिशन। सबसे पहले स्पेशल लीव देखते हैं। सो व्हाट इज स्पेशल लीव पिटिशन? एक होता है आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 136 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने डिस्क्रिशन पे कोई भी जजमेंट है, कोई भी डिक्री है, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस है, किसी भी कोर्ट का, किसी भी लोअर कोर्ट का, किसी भी ट्राइब्यूनल का इंडियन टेरिटरी में, और सपोज एक ट्राइब्यूनल में कोई मैटर गया, या हाई कोर्ट में एक मैटर गया, या फिर कोई लोअर कोर्ट में कोई मैटर गया, वो मैटर किसी भी चीज का हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होता है स्पेशल लीव पिटिशन से कि वो मैटर उठा के वो सीधा अपने पास ले ले, दैट इज स्पेशल लीव पिटिशन। ओके ओके। सो ये होता है जजमेंट डिटर्मिनेशन सेंटेंस जो है, जो किसी भी कोर्ट ट्रिब्यूनल ने किया है वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट अपने पास ले सकता है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड स्पेशल लीव पिटिशन। अब सुप्रीम कोर्ट जो होता है, दिस इज द टॉप मोस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अपने जो डिसीजंस हैं उसको करेक्ट करने का भी पावर होता है, करेक्ट करने का भी पावर होता है। तो एक होता है रिव्यू पिटिशन, रिव्यू पिटिशन आर्टिकल 137 है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू रिव्यू एनी ऑफ इट्स जजमेंट और ऑर्डर। हम देखते हैं ना, जैसे हमने डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में देखा था, पहले केसेस आते हैं, केशवानंद भारती केस आता है, गोलकनाथ केस आता है, फिर बेरूबारी यूनियन केस आता है। सो द पॉइंट इज, कोर्ट ने खुद को चेंज किया, अपना जो पॉइंट है, जो डिसीजन है उसको चेंज किया। तो रिव्यू करना, जैसे हम क्रिकेट मैच में रिव्यू करते हैं, रिव्यू हो रहा है, इसका मतलब री एग्जामिन करना द डिसीजन मेड बाय इटसेल्फ। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा अधिकार है अपने डिसीजन को रिव्यू करना, अगर उसमें कोई एरर है तो उसको करेक्ट करना। अब कई बार कोई ग्रेव एरर हो गया है, या रिकॉर्ड कुछ गलत सेट हो गया है, या फिर बाद में पता चला, नया इंफॉर्मेशन मिला, नए एविडेंसेस मिले, और अब हमको वो जो डिसीजन है वो करेक्ट करना पड़ेगा, या फिर कोई एक सफिशिएंट रीजन है। ये तीन तरीके होते हैं, जिन तीन तरीके के अंदर से आप रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकते हो। कोई मिस्टेक एरर, न्यू एविडेंसेस, या एनी अदर सफिशिएंट रीजन। रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट होता है, जैसे जस्टिस कृष्णा 1975 में कहा था, जब कोई ग्लेरिंग ओमिशन है, मतलब कोर्ट से गलती हो गई, कोर्ट भी इन दी एंड दे आर ऑल ह्यूमन बींग्स, जज साहब भी ह्यूमन बींग है, कोई एरर हो गया या फिर कोई नया एविडेंस डेटा मिला, नए रूल मिले, तो उस केस में रिव्यू इज पॉसिबल। फिर एक पेटेंट एरर होता है, कोर्ट रिव्यू ओनली टू करेक्ट अ पेटेंट एरर, नॉट माइनर मिस्टेक्स ऑफ इनकॉन्सिक्वेंशियल इंपॉर्टेंट। जैसे कुछ छोटी मोटी गलती हो गई है, इनकॉन्सिक्वेंशियल है, तो उसके लिए आपको रिव्यू नहीं करना है। पर अगर कोई ग्लेरिंग मिस्टेक हुआ है, बहुत बड़ी गलती होगी, तो उसको करेक्ट, सुधार करना जरूरी होता है। गलती करना इज नॉट अ थिंग, उसको सुधार नहीं करना इज द बैड थिंग। सो दैट इज वाई कोर्ट उसको सुधार करती है। फिर एक रिव्यू पिटिशन फाइल होती है, जो भी अग्रीव्ड पर्सन है वो कर सकता है, डिस्क्रिशन है कोर्ट का कि उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। 30 दिन के अंदर, जजमेंट आने के 30 दिन के अंदर आप इसे फाइल कर सकते हो, ऐसा रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा 2002 में ऐसा बताया। अब देखो, ये था, पहले हमने देखा स्पेशल लीव, फिर रिव्यू पिटिशन, और अब आती है ये क्यूरेटिव पिटिशन। मतलब रिव्यू पिटिशन में भी डिसीजन आ गया, वो भी फेवर में नहीं है, देन यू विल गो टू क्यूरेटिव पिटिशन। तो क्यूरेटिव पिटिशन तब आता है जब रिव्यू पिटिशन फाइल हो गई है और रिजेक्ट हो गई है। ये होता है, एक और चांस मिलता है कि जो प्रोसेस है उसको मिसयूज नहीं करे। जजेस टिपिकली ओपन कोर्ट में भी ले सकते हैं और क्लोज्ड कोर्ट में भी हो सकता है सच टाइप ऑफ पिटिशन, और उसको एक बार फिर से जीरो से देखने की कोशिश की जाती है कि क्या यहाँ पे कोई ग्रॉस एरर तो नहीं हो रही है। तो क्यूरेटिव आती है रिव्यू पिटिशन के बाद में। फिर कोर्ट इसको कंक्लूड करती है, नेचुरल जस्टिस वहां पे हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसे कोर्ट वहां पे देखेगी, पिटिशनर अपनी बात को वहां पे रख सकता है। It will also be submitted in case where a judge fails to disclose information that suggests bias। कई बार ऐसा लग रहा है कि जजेस वहां पे biased हैं, तो आप उन चीजों को भी वहां पे बता सकते हो। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स क्यों हैं? कॉन्सेप्ट्स इसलिए है बिकॉज हमारा जो लॉ सिस्टम है वो ये बोलता है कि कोई भी जेन्युइन पर्सन है या फिर कोई भी इनोसेंट है, किसी इनोसेंट को पनिशमेंट नहीं होना चाहिए कि हमने बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक, प्रोसीजरल या फिर ह्यूमन एरर, हमने किसी इनोसेंट पर्सन को सजा दे दी। ये सबसे गलत बात होता है, आपने इनोसेंट पर्सन को सजा दे दी, दिस इज रॉन्ग। सो द पॉइंट इज दिस। अब इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं, तो ये आर्टिकल 137 से ही डिराइव होता है, क्यूरेटिव भी। और आर्टिकल 144 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉज रूल्स इससे रिलेटेड आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटिशन ला सकती है। तो द पॉइंट इज, पहले आती है रिव्यू पिटिशन, रिव्यू पिटिशन के बाद आती है क्यूरेटिव पिटिशन। ओके, यहाँ जो बात है कि जैसे अभी बिल्किस बानो का जो केस है, इसमें अभी सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो करेक्ट है, क्या कोर्ट से यहाँ पे कोई गलती तो नहीं हो गई, ग्रॉस एरर तो नहीं हो गया, ग्लेरिंग मिस्टेक तो नहीं हो गया। सो दैट इज वाई फिर यहाँ पर बात है कि इसमें रिव्यू पिटिशन और क्यूरेटिव पिटिशन फाइल होना चाहिए। ये है वॉरशिप प्रोग्राम दैट मस्ट गो फुल स्टीम अहेड। अब देखिए,
इंडिया में अभी आईएनएस विक्रांत आया, ये वॉरशिप है। इसका मतलब है एयरक्राफ्ट कैरियर है, इस पे प्लेन लैंड भी कर सकता है, टेक ऑफ भी कर सकता है। तो ये होते हैं वॉरशिप कैरियर। अभी दिसंबर 4 को नेवी डे था। हमारी बात थी कि हमें इंडिजीनस एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। तो पहले हम बहुत बड़ी कैपेसिटी का बनाने की सोच रहे थे, बट अब सोच रहे हैं कि एक रिपीट ऑर्डर कर देते हैं। जैसे पहले आईएनएस विक्रांत था, ऐसे ही एक और बुला लेते हैं, एक और बनाते हैं। इससे टाइम सेव होगा और जो इधर एक्सपर्टीज हमने सीखा है वो भी यूटिलाइज हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कैरियर कैसे होता है? जैसे कैरियर का क्लासिफिकेशन हो सकता है उसके साइज के कॉन्टेक्स्ट में। लाइट कैरियर है जिसमें 25 एयरक्राफ्ट आ सकते हैं, मीडियम है 30 से 50 आ सकते हैं, ह्यूज है उसमें 90 एयरक्राफ्ट कैरियर आ सकते हैं। ये इसकी कैटेगरी हो सकती है, उसका फ्लीट साइज क्या है, उसको एस्कॉर्टिंग कितने ज्यादा शिप्स चल रही है, बिकॉज अक्सर एयरक्राफ्ट कैरियर अकेले नहीं चलता है, उसके साथ पूरा आर्माडा रहता है। एयर डिफेंस, एम्फीबियस असॉल्ट, एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैरियर्स कितने हैं, तो इस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। यहाँ दो वर्ड याद रखने हैं। एक होता है जैसे प्लेन लैंड कर रहा है, अब ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट कैरियर में जगह का तो क्रंच है, तो कम ही स्पेस में हमें उसको लैंड भी कराना है दिस प्लेन को, एयरक्राफ्ट को, एयरक्राफ्ट कैरियर पे। तो हम यूज करते हैं कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ। मतलब टेक ऑफ मतलब फ्लाई करना। तो कैटापुल्ट मतलब जैसे वो होता है ना, गुलेल होता है, गुलेल में हम ऐसे पीछे ऐसे करते हैं और फिर उसे जोर से ऐसे छोड़ते हैं, तो उससे एक्स्ट्रा स्पीड वगैरह मिल जाती है और टेक ऑफ ईजी हो जाता है। तो दिस इज कैटापुल्ट, कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ। अरेस्टेड रिकवरी, और जब लैंड कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारी रस्सियां ऐसी आती है और उसकी स्पीड तुरंत कम हो जाए प्लेन की, क्योंकि लंबा तो रनवे है नहीं हमारे पास। तो दिस इज कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ। जब टेक ऑफ करना है मतलब हवा में जाना है, तो हम गुलेल की तरह ऐसे पीछे ऐसे उसको पुश करेंगे। जब अरेस्टेड रिकवरी है मतलब वो जब लैंड कर रहा है तो हम उसकी स्पीड तुरंत कम करने के लिए उसको ऐसे बांधेंगे। तो ये दो टेक्नोलॉजी है, कैटापुल्टेड असिस्टेड टेक ऑफ, अरेस्टेड डिलीवरी। शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड डिलीवरी हो सकती है, स्टोबा। और एक होता है वर्टिकल, मतलब ऐसे वर्टिकल भी टेक ऑफ लैंडिंग उसमें हो पाएगा। तो ये तीन तरीके हैं लैंडिंग कराने की एयरक्राफ्ट कैरियर में। इंडिया में अभी आईएनएस विक्रांत आया, ये ब्रिटिश बिल्ड था, पुराना फर्स्ट एयरक्राफ्ट। फिर इसी के नाम पे आईएनएस विक्रांत अभी नया आया है, 19,000 टन का है, कैटोबार टाइप दिस लाइट कैरियर है। अब इसमें 21 से 23 एयरक्राफ्ट आ सकते हैं। एक आईएनएस विराट भी है हमारे पास, ये भी ब्रिटिशर्स का है, 28,000 टन इसकी कैपेसिटी है, 26 से 30 एयरक्राफ्ट आ सकते हैं। इसके अलावा सी हैरियर एयरक्राफ्ट है जो डेडिकेटेड लैंड अटैक कैपेबिलिटी रखते हैं। फिर एक आईएनएस विक्रमादित्य है, आईएनएस विक्रमादित्य है, ये 45,000 टन, मीडियम साइज है, ये मीडियम साइज है और इसमें भी 30 समथिंग यहाँ पर था। ओके, तो आईएनएस विक्रांत जो है वो बहुत सिमिलर है साइज, क्लासिफिकेशन, रोल, कैपेबिलिटी ऑफ विक्रमादित्य में। तो आज की डेट में ये दो एक्टिव है, विराट को हमने डिसमेंटल कर दिया है। ओके, अब द पॉइंट इज, क्या हमें थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए? आईएनएस विक्रांत आ गया, आईएनएस विक्रांत आ गया। अब इससे जो हमने सीखा, जो टेक्नोलॉजी सीखी, हमने नो हाउ सीखा, अब इस नो हाउ को आगे बिल्ड करें। तो अगर रिपीट ऑर्डर होगा आईएनएस विक्रांत का तो ये कम टाइम पे बन जाएगा, इसको बनाने में काफी टाइम लगा। बट अब जो नया होगा वो 6-7 ईयर्स में हमारे पास एक और एयरक्राफ्ट कैरियर आ सकता है। जिस तरीके से चाइना नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट बढ़ा रहा है, तो इंडिया के लिए जरूरी है कि हमारे पास एटलीस्ट 3 to 4 आईएनएस विक्रांत साइज के भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। तो ये होना चाहिए बिकॉज इंडियन ओशन इज ह्यूज ह्यूज। बाकी रशिया, चाइना, फ्रांस में बहुत ह्यूज कैपेसिटी का भी है। जो यूएस है उसके पास तो 1 लाख टन का भी है एयरक्राफ्ट कैरियर। हमें इतनी जरूरत नहीं है, बट हमें मल्टीपल अगर आईएनएस विक्रांत साइज के मिल जाएंगे तो ये हमारा पर्पस सॉल्व कर देगा। रिपीट ऑर्डर से बहुत सारा कॉस्ट सेविंग भी हो जाएगा, कॉस्ट जो है कम हो जाएगी। सो इसलिए नेवी सोच रही है कि हम रिपीट ऑर्डर कर देते हैं। चाइना के साथ बहुत केयरफुल रहना है। चाइना का भी 65,000 कैरियर का थर्ड अभी इंडिजिनस कैरियर बन रहा है उनका, फुजियान 85,000 टन का भी है। चाइना बहुत एक्टिवली नेवी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वी नीड, हम कैचअप कर रहे हैं, बट अभी इतना डिफिकल्टी भी नहीं है। वी शुड लाइक, आज से ही हमें नेवी को स्ट्रेंथन करने के लिए फुल थ्रॉटल एफर्ट्स डालने चाहिए। ओके, तो दिस इज देयर, ये है वॉरशिप प्रोग्राम। हाउ टू इम्प्रूव हिस्टोरिकल थिंकिंग। हिस्टोरिकल थिंकिंग में भी जरूरी है कि हम ऑब्जेक्टिवली देखें, कलर्ड नहीं हो। हॉलिस्टिक हेरिटेज कंजर्वेशन प्लान होना चाहिए। कस्टम्स ड्यूटी है। चाइना वॉरप्लेन ताइवान भेज रहा है। पीएलआई टेक्सटाइल,
अब जैसे हमने टूरिज्म पढ़ा ना, टी से टूरिज्म एंड टी से टेक्सटाइल, टेक्सटाइल सेक्टर भी बहुत जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग सेक्टर है। मदर डेयरी ने मिल्क महंगा कर दिया है, कोविड-19 एग्रीकल्चर। ये कैपिटल अटैक है, 6 जनवरी को हुआ था जब ट्रांजिशन हुआ था मिस्टर ट्रम्प टू मिस्टर बाइडेन। अगेन यूएसए वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है और सच टाइप ऑफ थिंग जो हुआ वो नॉट एक्सेप्टेबल था, नॉट एक्सेप्टेबल। अब लुक एट एवरीवेयर, अब जैसे यूएस में ये जो इस टाइप के दिस राइट्स एंड आर्सन हुआ, अभी फ्रांस में सच टाइप ऑफ राइट्स एंड आर्सन हुआ। तो अगेन द थिंग इज कि क्या इससे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं यहाँ जहाँ केओस ज्यादा हो रहा है या फिर डेमोक्रेसी वीकन हो रही है, इस पे भी आजकल एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है। ये है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर वर्ड कीवर्ड चीज को आपने ट्रेडमार्क करा लिया है तो द आइडियाज वो उसी नाम से है, अगर उसका डुप्लीकेट या मिलता जुलता कोई दूसरा करने की कोशिश होगा तो अलाउड नहीं होगा। जैसे एक है रूह अफ़ज़ा, ये बहुत पॉपुलर ड्रिंक है रूह अफ़ज़ा शरबत। अब इससे मिलता जुलता एक नया वर्ड आ गया दिल अफ़ज़ा, तो रूह अफ़ज़ा इज अगेन कंप्लेनिंग कि इससे दिस ट्रेडमार्क एंड ऑल यहाँ पर लैप्स हो रहा है। तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क, जैसे कुछ चीजें होती है वो उसी का सिनोनिमस हो जाती है, सिनोनिम हो जाती है। जैसे मैगी 2 मिनट नूडल्स, सिमिलरली शरबत मतलब रूह अफ़ज़ा। तो द आइडिया इज अगर सच टाइप ऑफ जो मार्केट कवरेज है या सच टाइप ऑफ लाइक सिनोनिमस हो गया है, कोई ब्रांड वो इतना पॉपुलर हो गया है कि वो चीज उसी ब्रांड से आइडेंटिफाई की जाती है, तो वहां ट्रेडमार्क का आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, जैसे ऑर्डिनरी पीपल है वो नहीं समझ पाएगा कि दिस इज रूह अफ़ज़ा या दिल अफ़ज़ा, मिलता जुलता वर्ड है, तो इससे अगेन जो कंज्यूमर है उनके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। तो इसलिए कोर्ट अभी इसको देख रही है, लेट अस सी। मोबाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं फॉर नोवाइस एंड दिस इज क्विज है ऑटोनोमस रीजन्स। देन जेलेंस्की और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की अभी फोन पे बात हुई और 10 पॉइंट पीस प्रोग्राम का यहाँ पे बताया। तो द आइडिया इज 10 स्टेप्स क्या हैं, जैसे ये 10 बातें लिखी है, ये बड़े अच्छे रेडीमेड पॉइंट्स हैं। रेडिएशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी से रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड, रिलीज ऑफ ऑल प्रिजनर एंड डिपोर्टेड पर्सन, implementation of UN Charter, restoration of Ukraine territorial integrity and the world order, withdrawal of Russian troops and cessation of hostility, restoration of justice, countering ecocide, economic suppression, preventing escalation and finally confirmation of the end of the war। तो देखो, beauty of newspaper and beauty of learning these formal keywords and formal language। See, अगर ऐसे इन जनरल आपसे बताएं यूक्रेन क्राइसिस क्या है और यूक्रेन क्राइसिस का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, हम इमेजिन आप कैसी बातें करेंगे, हम बहुत जेनेरिक बातें बोलने लग जाएंगे। वेर इज देर इज अदर स्टूडेंट जिसने स्ट्रिक्टली इन 10 पॉइंट्स को रिपीट कर दिया कि जो यूक्रेन क्राइसिस है उसमें हमें ये 10 स्टेप्स होने चाहिए पीस के लिए। पहला स्टेप, रेडिएशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी को इंश्योर कराओ, वहाँ फूड सिक्योरिटी है उसको इंश्योर कराओ, एनर्जी सिक्योरिटी को करो, जो प्रिजनर्स हैं, डिपोर्टेड पर्सन है, इवन जो माइग्रेंट्स क्राइसिस भी हुआ है उसको ठीक करो। यूएन चार्टर, रेस्टोरेशन ऑफ यूक्रेन टेरिटोरी, देर इज वन पॉइंट। देन रशियन ट्रूप सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी, इकोनॉमिक सप्रेशन, एस्केलेशन एंड एंड ऑफ वॉर। सो ये जैसे पॉइंट बेस्ड हमने लिखा ना, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव थिंकिंग और ये बहुत रिक्वायर्ड है इस एग्जामिनेशन के लिए, सिविल सर्विसेज मेंस में सवाल आते हैं ना, अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं ये तो बड़ा जेनेरिक सा सवाल लग रहा है। वो जेनेरिक सवाल है बट उसका आंसर जेनेरिक नहीं लिखना है, वो बहुत ऑब्जेक्टिव और प्रिसाइज होना चाहिए। जैसे यूक्रेन क्राइसिस आया, ये 10 पॉइंट बताइए, इन पिलर्स पे आप यूक्रेन का व्यू पॉइंट बना रहे हो, यूक्रेन एट एवरीथिंग। प्लस जो इंडियन हमारा लाइन ऑफ थॉट्स है कि यहाँ पर दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर, यहाँ पे पीस होना चाहिए, वो भी हमें मेंटेन रखना है। अब इंडिया के लिए इसलिए जरूरी है बिकॉज इंडिया अभी G20 की प्रेसिडेंसी है, इंडिया यूएनएससी में भी है, तो इंडिया इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल कंट्री, सब इंडिया की तरफ देख रहे हैं। और इंडिया के लाइक अभी जेलेंस्की से भी फोन पे बात हुआ, अभी G20 में अभी रशिया ने भी कंफर्म किया था कि मिस्टर व्लादिमीर पुतिन इंडिया आएंगे। तो लुक एट द पावर प्रिविलेज जो इंडिया का है, प्रेजेंस इन्फ्लुएंस इंडिया का है इस पूरे जोन में, दैट इज वाई इंडिया को यहाँ पे एक एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। शंघाई कोऑपरेशन भी है, इसका समिट भी अभी होगा, तो दिस इज दैट।
बाकी इंडिया रशिया से ऑयल परचेस कर रहा है, ऑयल दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यूरोप हमसे कहीं ज़्यादा ऑयल परचेस कर रहा है। द पॉइंट इज इंडियन इंटरेस्ट के हिसाब से हमें यहाँ आगे बढ़ना है। ये मॉक ड्रिल है कोविड 19 से रिलेटेड। यूनिवर्सल डिजिटल कैप्चरिंग होगा एमजी नरेगा की अटेंडेंस, बिकॉज यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फेक बोगस नेम्स होते हैं, बोगस आईडीज होती है, और यहाँ पर लाइक जो वर्क होना चाहिए वो होता नहीं है। तो वर्क के लिए हमने सोशल ऑडिटिंग कर दिया, और जो वर्कर्स हैं उनके लिए हमने डिजिटल डिजिटल उनका अटेंडेंस की बात की है। बट अब प्रॉब्लम ये होगा कि एमजी नरेगा मतलब रूरल एरिया मतलब वो इतना डिजिटल लिटरेसी नहीं है, तो अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ चैलेंज। साउथ कोरिया, चाइना, दिस इज हैवी स्नो, रशिया एंड नेपाल। नेपाल में अभी पॉलिटिकल टसल चल रहा है। मिस्टर शी प्रोटेक्ट लाइव्स बोला है उन्होंने, लाइव्स इंपॉर्टेंट है। अब सी चाइना की ये जो मिजरी है, इट डजंट मीन कि वी आर नॉट गोइंग टू हेल्प। चाइना के साथ जो बॉर्डर टेंशन है वो सेपरेट मैटर है, और चाइना को जो हमें ये, अगर चाइना हमसे हेल्प मांगता है कोविड 19 से रिलेटेड, तो हमारा जो लाइन ऑफ थॉट है गवर्नमेंट का वो हेल्प करेगा। यहाँ पे हम एसेंशियल सप्लाईज, मेडिसिन वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज लाइव्स, ह्यूमन लाइव्स होती है नो मैटर विच कंट्री, वो बहुत मैटर है, प्रीशियस करती है। प्रोटेक्ट लाइव्स एज चाइना बैटल्स कोविड वेव। मैसिव विंटर स्टॉर्म है, यूक्रेन का एम है। अनफंडेड पेंशन स्कीम इज अ टैक्स ऑन फ्यूचर जनरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, टैक्स ऑन फ्यूचर जनरेशन। क्या होता है, आज तो हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर दी कि हम लाइक फ्रीबीज हो गया, या फिर हमने साउंड इकोनॉमिक्स फॉलो नहीं किया, आज तो वो हो गया। बट व्हाट अबाउट द लेटर गवर्नमेंट, व्हाट अबाउट द फ्यूचर जनरेशन? ये जो प्रोमिसेस होते हैं वो बाद में फ्यूचर जनरेशन को पे करने पड़ते हैं। तो इट इज लाइक अ प्रेजेंट जनरेशन एक लोन ले लिया, टैक्स लगा दिया फ्यूचर जनरेशन पे। अनफंडेड पेंशन स्कीम इज अ टैक्स ऑन फ्यूचर जनरेशन, ये मिस्टर सान्याल ने कहा। ओल्ड पेंशन स्कीम पे अभी डिबेट चल रहा है कि डिफिकल्टीज हैं, बट क्या वो फाइनेंशियली फिजिबल होगा या नहीं। देखिए, हमेशा चीज़ों को फाइनेंशियली फिजिबल रखना चाहिए। हमें हेल्प करना है, वी वांट ऑल सच टाइप ऑफ जो मिजरीज है उसको दूर भी करना है, वेलफेयर का एंगल भी होना चाहिए। बट इमेजिन अगर इकोनॉमिक सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा, देन व्हाट यू विल डू? सो दैट इज वाई गवर्नमेंट को जब भी फ्रीबीज का मैटर आता है, या फिर अगर बहुत एक्स्ट्रा वैगेंस होता है, तो वहां पर एक प्रूडेंस रखने की जरूरत होती है, प्रूडेंस। तो अभी ग्लोबल इकोनॉमी भी स्ट्रेस पे है, विजिलेंस जरूरी होगा। कोविड 19 अभी आगे क्या करता है? सो द पॉइंट इज, लेट अस सी। देन निफ्टी जैसे थोड़ा अभी बाउंस हुआ है, विच इज गुड। जी सैक मार्केट राइजिंग, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया इंटरेस्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी वर्किंग लाइफ में चाहिए, वर्किंग लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। देखो, वर्क और लाइफ का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यस ट्रेडमार्क है, जावा ओन करती है, एंड दिस इज द हिंदू, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। आंसर राइटिंग में यू हैव गॉट वन मोर डे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आप अच्छे से बनाइए, इसका एक पीडीएफ भी शेयर किया है, उसको देख के एक अच्छा सा चार्ट बना लीजिए यहाँ पे, ओके। तो ये हम कल डिस्कस करेंगे, ये ऑलरेडी हो गया है। दिस इज 22nd कैग एंड नाइट लाइफ, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।